हरे कृष्णा। वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th आईसीएसई हिस्ट्री का कुछ टॉपिक जो कि डेफिनेटली एग्जाम में आने वाले हैं और इनको एक जगह मैंने कर दिया है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और रिवाइज करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए इसको फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1 का जो है लाइक वॉर ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ 1857 और रिवोल्ट ऑफ 1857। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में यही मेथड है और इनको हम कैसे बोल सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा निमोनिक दे दिया है कि ओ डीएसपी, ओ डीएसपी, ओ डीएसपी, यानी कि ओ फॉर आउटराइट वॉर्स, डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एस फॉर सब्सिडरी अलायंस एंड पी फॉर प्रेटेक्स्ट ऑफ एलिजबेथ रूल। तो ये सारी चीजें हमारे पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में है। पर्टिकुलरली अगर फिर से पॉलिटिकल लॉ कॉज पूछा जाए या फिर सोशियोलॉजी कॉज पूछा जाए तो उसका तो अलग होगा, बट ओनली इन द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ये हम याद कर ले अगर तो हमको बहुत ज्यादा सुविधा होगी। ओ डीएसपी, so outright war, doctrine of lapse, subsidiary alliance and pretext of Elizabeth rule। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी अगर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अलग से भी पूछा जाता है, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये हमें पता है कि जो राजा जिनके नेचुरल एयर नहीं थे और उन अगर उन्होंने कोई बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ था तो वो बच्चा था वो क्या हो जाता था कि आउट ऑफ लॉ हो जाता था और वो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो ब्रिटिश को चली जाती थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डॉक्ट्रिन लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। सो डी बी, like doctrine of lapse D and the Lord Dalhousie D. So DD doctrine of lapse or doctrine Dalhousie, we can learn it like that. And subsidiary alliance, and that is started by Lord Wellesley. So we can write the West W for Wellesley, S for subsidiary alliance. So इस तरह से हम इसको कुछ याद कर सकते हैं। इसके बाद भी बहुत ही अच्छी अच्छी टॉपिक्स है इसमें, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है और सब्सिडरी अलायंस से कौन कौन से किंगडम जो थे वो एनेक्स हुए हैं। तो सबसे पहले हम सब्सिडरी अलायंस को देखेंगे। सो सब्सिडरी अलायंस के तहत जो सबसे पहला राज्य था, सबसे पहला टेरिटरी था, वो था अवध। और ये पूछा जाता है हमेशा। तो अवध जो था वो दैट वाज द फर्स्ट टेरिटरी विच वाज अनेक्स्ड अंडर और विच एंटर्ड इनटू द सब्सिडरी अलायंस। उसके बाद निजाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, जयपुर, माचेरी, बूंदी एंड भरतपुर, ये सब राज्य थे जिनको सब्सिडरी अलायंस के तहत ले लिया गया था। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में झांसी, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर एंड नागपुर थे जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स किया गया था। उसके बाद पॉलिटिकल कॉज में ही डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर आता है। तो इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट एक तो अनाउंसमेंट जो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था और दूसरा था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें देखिए अनाउंसमेंट ऑफ लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया था कि सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द रेड फोर्ट एज देयर पैलेस, और उनको कहीं कुतुब मीनार के नजदीक शिफ्ट हो जाना होगा। यानी बहादुर शाह जफर के बाद वो रेड फोर्ट को पैलेस की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। कौन? बहादुर शाह जफर के बाद उनके जो सक्सेसर होंगे। और ये अनाउंसमेंट लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में किया था। इसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ लॉर्ड कैनिंग। यस, ये इन्होंने क्या अनाउंस किया था कि ये अनाउंसमेंट हुआ था 1856 में, और इन्होंने कहा था कि द सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह वुड नॉट बी अलाउड टू यूज इंपेरियल टाइटल्स विद देयर नेम्स एंड वुड बी नोन एज मेयर प्रिंसेस। तो इनके अनुसार बहादुर शाह के बाद जो भी उनके सक्सेसर होंगे वो इंपेरियल टाइटल लाइक महाराजा, धीराज और शहनशाह, इस तरह का कोई भी टाइटल वो यूज नहीं करेंगे और उनको सिर्फ प्रिंस के नाम से जाना जाएगा। जो भी उनका नाम है उस नाम से जाना जाएगा। तो ये दो चीजें थी जो कि डिसरिस्पेक्ट थी बहादुर शाह जफर के लिए और जिसको इन लोगों ने किया था। इसके बाद था कुछ और, हम देख लेते हैं कि क्या था यहाँ पे। इनाम कमीशन, जो इनाम कमीशन है, इनाम कमीशन था जो, अच्छा इसके पहले भी एक और पेज है, लेट्स सी, आई थिंक, यस, इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज जो था वो था 1857 का। कॉजेज तो बहुत सारे थे बट उनमें से सबसे इमीडिएट क्या था? हर तरफ से जो 1857 का रिवॉल्यूशन था वो सुलग रहा था
और प्लॉटिंग हो रही थी। बट अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो 1857 का रिवोल्ट है अचानक से हो गया। तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल एंड इट वाज सेड, इट वाज द रूमर दैट द cartridges of this rifle was wrapped in the fat of cow and pig, जिसको क्या करना था कि अपने दांतों से ऐसे नोचना था, उसके बाद उसको फेंकना था। तो इसमें काऊ और फैट का क्या था, काऊ और पिग का फैट था। ये इस तरह का रूमर था, जो काऊ हिंदूज के लिए वो सेक्रेड होता है और जो पिग होती है वो मुस्लिम के लिए टबू होता है। तो दैट इज वाई दोनों ही लोगों ने, लाइक हिंदूज एंड मुस्लिम, दोनों लोगों ने ही क्या किया, दोनों कम्युनिटी ने इसको नकार दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस। और ये सबसे पहले शुरुआत की मंगल पांडे ने, एंड ही वाज द सिपॉय ऑफ एडजेंटेंट ऑफ द 34 नेटिव इन्फेंट्री एट बैरकपुर। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि मंगल पांडे किस बैरक से बिलोंग करते थे। और इन सब 1857 के जो भी रिवॉल्यूशन हुआ उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, तो उसमें सबसे पहले हो गया एंड ऑफ कंपनीज रूल। और वो भी किस लिए कि बुद्ध बनाया गया, खाली जो है कि कंपनी रूल, लाइक ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे पावर लेके और ब्रिटिश क्राउन को ये चीज दे दिया गया। अब जो रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ना करके ब्रिटिश क्राउन करता। नाउ क्वीन विक्टोरिया को प्रोक्लेम कर दिया गया एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया एंड एंड ऑफ मुगल एंड पेशवा। मुगल एम्पायर का एंड हो गया और पेशवा का भी एंड हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस थे। और एक और चीज हुआ था कि जो वायस राय की उपाधि थी, वायस राय का जो पोस्ट था उसको खत्म कर दिया गया, दैट वाज डिसॉल्व एंड नया गवर्नर जनरल पोस्ट शुरू किया गया। और द सेम पर्सन, बिकॉज द लास्ट वायस राय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑल्सो लॉर्ड कैनिंग। तो उसके पोस्ट को क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं, जैसे इनाम, इंपॉर्टेंट डेट्स में इनाम कमीशन, इट वाज डन इन 1852। इसके तहत जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने बहुत सारा इंडियन जो पीजेंट्स थे उनके लैंड को ले लिया था, कॉन्फिस्केट कर लिया था। क्यों, क्योंकि वो जो पीजेंट्स थे वो ये प्रूफ नहीं ला पा रहे थे कि वो लैंड उनका है, और उनके टाइटल में या किसी और तरह से कोई अंतर आता था डॉक्यूमेंट में तो वो लैंड ब्रिटिश को चला जाता था। देन जनरल इन्वेस्टमेंट एक्ट 1856, इसके अनुसार क्या था कि कुछ हिंदूज थे जिनको ओवरसीज ड्यूटी करने नहीं जाना था, वो उनको, जिसकी वजह से वो आउटकास्ट हो सकते थे। और इस चीज को भी ब्रिटिश ने जानते हुए भी इस चीज को इग्नोर किया और उन लोगों को जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट के तहत ओवरसीज ड्यूटी पर भेजा। मंगल पांडे ने कब रिवोल्ट किया, तो 29 मार्च 1857 को। एंड नाना साहब का जब कब डिफीट हुआ, कब वो ब्रिटिश के हाथों हार गए, तो दैट वाज द दिसंबर 1857। और प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये हुआ था। क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की क्या इम्प्रेस घोषित किया गया था। वो कब हुआ था, नवंबर 1858 को। तो ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम कोई चैप्टर 2 पे जाते हैं, जिसमें हमको सबसे पहले देखना है रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार आता है, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन। तो इसको एक जगह मैंने कर दिया, जैसे कि ग्रैंड दिल्ली दरबार, ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था ये लॉर्ड लिटन के द्वारा 1877 में। और इसके द्वारा क्वीन विक्टोरिया को उन्होंने कहा था शी द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, इसके लिए ग्रैंड दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय इंडिया की स्थिति जो थी बहुत खराब थी, इंडिया जो था फेमाइन से जूझ रहा था, सूखा अकाल पड़ा हुआ था। इस बात को इग्नोर किया ब्रिटिश ने, कोई ध्यान नहीं दिया किसी के ऊपर, और ग्रैंड दिल्ली दरबार के ऊपर लाखों रुपए खर्चे किए, जिसकी वजह से इंडियन को बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट हुआ, बहुत दुख हुआ। और उनको समझ में आया कि उनका जो दोनों का ही अलग अलग क्या है, एक एम है रहने का, या फिर ब्रिटिश जो है अपने प्रॉफिट के लिए सारा कर रहे हैं, इंडियंस के लिए नहीं कर रहे हैं। दूसरा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब हुआ था, 1878 में हुआ था। और इसके अनुसार ये था कि जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज के पेपर है, यानी लोकल लैंग्वेज के पेपर है, उनको बैन कर दिया गया था। और इस बात के लिए किया जा रहा था कि कोई भी ऐसा मैटर वो ना छापे जो कि किसी को भी इंसाइट करे या प्रोवोक करे, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये चीजें की गई थी ब्रिटिश, यानी कि किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आज इसका डेट भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, या फिर वन लाइन वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। द इंडियन आर्म एक्ट दैट वाज आल्सो डन बाय
होम। लॉर्ड लिट्टन इसके अनुसार जो था कि इंडियंस जो थे वो विदाउट लाइसेंस कोई भी आर्म नहीं रख सकते थे और नहीं लेके घूम सकते थे। देन एज ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसको भी ब्रिटिश ने यानी लॉर्ड लिट्टन ने क्या किया, 21 ईयर से 19 ईयर कर दिया। और ये इंडियन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि ये एग्जाम जो था वो एक तो ब्रिटिश बेस्ड क्वेश्चंस होते थे जो कि इंडियंस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता था, और एज को भी रिड्यूस कर दिया गया। तो इस तरह की कुछ चीजें जो थी लॉर्ड लिट्टन ने की हुई थी। इसके बाद हम अगर देखें तो अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ होम, दैट इज राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, फादर ऑफ रेनेसां। यस। और क्यों कहा था, तो इनके जितने सारे अचीवमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, उसको हम देख लेते हैं। सो इन्होंने दिया था एक बुक लिखी थी जिसको हम कहते हैं गिफ्ट टू मोनोथेसिस। मोनोथेसिस मतलब एक, मोनो मीन्स वन। तो ये एम्फेसिस करते थे किस पे, कि भगवान एक है। आइडल वर्शिप को ये कंडेम करते थे और एक भगवान की पूजा करने के लिए करते थे। सब इनके अनुसार सब भगवान एक है। और ये बुक किसने कब लिखा था, इन्होंने 1803 में लिखा था। देन आत्म सभा, आत्म सभा इन्होंने स्टार्ट की थी। दिस वाज अ सोसाइटी इन 1815। ये भी किस लिए था, इसी के लिए, टू कंडेम द आइडल वर्शिप एंड भगवान एक है, इस चीज को इन्होंने क्या किया था, एम्फेसाइज किया था। ब्रह्मो समाज का इन्होंने स्थापना की थी, फॉर्म किया था 1828 में। एंड लॉ फॉर सती प्रथा, लाइक इनके इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया उसकी वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक लॉ बनाया और सती को इलीगल घोषित कर दिया। कब किया, तो दैट वाज डन इन 1829। सो यहाँ पे भी पूरा कंट्रीब्यूशन किसका था, राजा राम मोहन रॉय का था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन भी करवाए, जिसमें है संवाद कौमुदनी। एंड इट वाज द बंगाली वीकली मैगजीन था, जिसको शुरू किया था राजा राम मोहन राय ने। एंड एक पर्शियन लैंग्वेज का पेपर था मिरात उल अखबार, इसको भी उन्होंने स्टार्ट किया था, किसने, राजा राम मोहन राय ने। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड और एवरी ईयर। इसके बाद हम देखेंगे ज्योतिबा फुले को। तो ज्योतिबा फुले ने स्पेशली क्या काम किया, तो उन्होंने अनटचेबल्स के लिए और वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया था। और उन्होंने और उनकी जो वाइफ थी सावित्री फुले, उन मिलके उन्होंने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे स्थापित किया। कब, 1848 में। और एक बुक भी लिखा जिसका नाम था गुलामगिरी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है हु इज द राइटर ऑफ गुलामगिरी। देन सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की, दैट इज इन 1873। और ये क्यों था, ये सारी की सारी चीजें थी अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड टू रिमूव द अनटचेबिलिटी फ्रॉम इंडिया। इसके बाद हम देखते हैं, तो अब हमारे पास है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, पर जो आपके सिलेबस में उनके अनुसार इन्होंने ही, स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द पर्सन हु फर्स्ट, ही वाज द पर्सन टू यूज द वर्ड स्वराज फर्स्ट टाइम। सो फर्स्ट टाइम स्वराज शब्द का यूज उपयोग किसने किया, तो वो दयानंद सरस्वती ने किया था। एंड इन्होंने स्लोगन दिया था, इंडिया फॉर द इंडियंस। सो these आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देन प्रेस का क्या रोल था, ये भी बहुत बार क्वेश्चन, आई थिंक एवरी ईयर इट इज बीइंग आस्क्ड कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा प्रेस का। तो प्रेस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। उसमें प्रेस जो था वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था, कम्युनिकेट हो रहा था। जो चीजें एक जगह पे कन्फाइंड थी वो क्या हो रही थी, दूर दूर तक स्प्रेड हो रही थी। और इसमें किन किन पेपर्स का ज्यादा योगदान था, तो बहुत सारे पेपर्स थे, पर ये कुछ पेपर्स है जो इंग्लिश में छपते थे। अमृत बाजार पत्रिका, द बंगाली, द ट्रिब्यून, द पायोनियर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एंड द स्टेट मैन। ये क्वेश्चन में आता है कि कुछ पेपर्स के नाम बताइए न्यूज़पेपर्स के, तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो थे हम देखेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी, ही वाज like also known as the unofficial ambassador of India and the grand old man of India। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। इन्होंने इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, और कब की, 1866 में इन्होंने स्थापना की। इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एंड इन्होंने ही बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक जो भी एक्सप्लॉयटेशन था ब्रिटिश का इंडिया के लिए, जो वो किस तरह से इंडियन को एक्सप्लॉयट कर रहे थे, और जो
यहाँ का वेल्थ था वो ड्रेन कर रहे थे, उसके बारे में इन्होंने एक्सपोज किया किसमें, अपनी एक थ्योरी में जिसका नाम था द ड्रेन थ्योरी। ओके, एंड द लंदन इंडिया सोसाइटी वाज फॉर्म बाय हिम इन 1865 एंड ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस। और ये भी कितनी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि 3 बार। और कौन से ऐसे थे मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 3 बार प्रेसिडेंट बने, तो दादा भाई नौरोजी थे जो कि 1886 में, 1893 में एंड 1906 में जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या बने, प्रेसिडेंट बने। इनके बारे में कुछ और हम देख लें तो इन्होंने एक और बुक लिखा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके बारे में, जिसमें इन्होंने सब चीजें लिखी कि जो भी इंडिया का दुख है या जो भी इतनी खराब स्थिति है, दैट इज ड्यू टू वॉर हुम, दैट इज ड्यू टू ब्रिटिश। एंड ही पास्ड अवे इन 1970। देन ही आल्सो फाउंडेड द बॉम्बे एसोसिएशन, एंड इन्होंने एक न्यूज़पेपर का भी को एडिट भी किया था, दैट वाज द रास्ट ऑफ टाट, दैट इज द स्पीकर ऑफ द ट्रुथ। देन कुछ मैगजीन्स भी थे जिनको इन्होंने शुरू किया, जैसे धर्म मार्गदर्शक, धर्म मार्गदर्शक, ये सब चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि ये सब चीजें एमसीक्यू या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। तो धर्म मार्गदर्शक के कौन कौन, हु वाज द फाउंडर, दैट दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, दैट वाज अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसको लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था और वर्नाकुलर लैंग्वेज के पेपर्स पे रोक लगा दी थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट शुरू किया था। इसके बाद हम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, इनको अपना मेंटोर समझते थे। ओके, सो ही फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। यस, और 1902 में ये ही बिकेम द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव, बिकेम द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्होंने बनाया था, इसके मेंबर बने थे। एंड देन ही डाइड इन 15 फरवरी 1915। ओके, और इन्होंने ये जब महात्मा गांधी वहां पे साउथ अफ्रीका में वहां पे जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे उस समय, ये गोपाल कृष्ण गोखले वहां गए थे और उनको ये समझाया था कि उनको इंडिया वापस आ जाना चाहिए। और महात्मा गांधी वापस भी इन्हीं की वजह से आए थे, इसलिए महात्मा गांधी इनको क्या अपना पॉलिटिकल मेंटोर समझते थे। इसके बाद हम देख लेते हैं, that was Surendranath Banerjee. Yes, Surendranath Banerjee, and he founded the Indian Association in 1876. Okay, और ये क्या चाहते थे, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहते थे जो ऑल इंडिया बेसिस पे हो। सो ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये बनाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883 बनाया, जो कि बाद में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया, क्योंकि दोनों ही एसोसिएशन का क्या था, दोनों ही एसोसिएशन का एम जो था वो एक था। ओके, ये भी प्रेसिडेंट रह चुके थे 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 1895 में, 1902 में। इन्होंने लाइक ही एडिटेड द पेपर, न्यूज पेपर विच वॉज बंगाली, बंगाली का एडिशन इन्होंने किया था। एंड देन इन्होंने बुक लिखा था नेशन इन मेकिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है नेशन इन मेकिंग के राइटर कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। तो आई बिलीव आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बताइए कि और किस चीज़ पे आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ला के रख दिया जाए, ताकि आपका रिविजन बहुत परफेक्टली हो सके। तब तक के लिए हरे कृष्णा।